नमस्कार। आज हम यूके वर्क वीज़ा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, खासकर 2025 और उसके बाद जो बदलाव आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं। हाँ बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि जो भी जरूरी जानकारी है, जैसे वीजा के प्रकार, शर्तें, खर्चा, कमाई और हाँ धोखेबाजी से कैसे बचें, वो सब हम कवर कर लें। और सुना है 22 जुलाई 2025 से कुछ बड़े बदलाव भी हैं। हाँ बिल्कुल, उन पर हमारा खास ध्यान रहेगा। तो शुरू करते हैं वीजा के प्रकार और सैलरी से। हाँ बताइए, ये जो नए नियम आए हैं इनके बाद कौन कौन से रास्ते हैं यूके जाने के? देखिए, रास्ते तो कई हैं, पर सबसे ज्यादा चर्चा में है स्किल्ड वर्कर वीजा। और यहीं पर पहला बड़ा बदलाव है सैलरी। सैलरी कितनी बढ़ गई है? हाँ, सैलरी की जो न्यूनतम सीमा है वो अब है 41,700 पाउंड सालाना, या फिर उस खास नौकरी के लिए जो प्रचलित दर है, मतलब गोइंग रेट। गोइंग रेट वो क्या होता है? वो मतलब हर नौकरी का एक कोड होता है, एसओसी कोड। उसके हिसाब से उस काम का मार्केट में औसत वेतन क्या है। तो 41,700 पाउंड या वो गोइंग रेट, इनमें से जो भी ज्यादा होगा उतनी सैलरी होनी ही चाहिए। क्या 41,700? ये तो मतलब बहुत ज्यादा है। भारत में तो कई साल के अनुभव वाले लोगों की भी इतनी नहीं होती। तो क्या अब यूके जाना बहुत मुश्किल हो गया है? एक तरह से हाँ, रुझान तो ये दिख रहा है। ये बढ़ी हुई सीमा साफ बताती है कि यूके अब ज्यादा अनुभवी और हाई स्किल्ड लोगों को ही बुलाना चाहता है। जो नए ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो ये काफी मुश्किल हो गया है। पहले जो छूट मिलती थी नए लोगों को, वो भी अब नहीं है। ओह, तो क्या करें फिर? कोई और रास्ता? जैसे हेल्थ केयर वालों के लिए कुछ अलग है? हाँ, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा है। वहां सैलरी की निचली सीमा थोड़ी कम है, 29,000 पाउंड्स। पर इसमें भी एक पेच है। क्या? वो जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है, मतलब एनएचएस इस्तेमाल करने का सालाना चार्ज, उससे छूट तभी मिलेगी जब आपकी नौकरी सरकार की कमी वाली लिस्ट यानी आईएसएल पर हो, वरना वो चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरे वीजा, हाँ, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी है, स्केल अप वर्कर है, 39,100 पाउंड्स की सीमा है, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीजा भी है, लेकिन सबके अपनी अपनी शर्तें हैं। ठीक है। ये सैलरी वाली बात तो समझ आ गई, जो थोड़ी चिंताजनक है। पर सिर्फ सैलरी ही तो नहीं चाहिए होती, कागजात भी तो बहुत सारे लगते होंगे। लिस्ट लंबी है क्या? हाँ, लिस्ट तो है और हर चीज जरूरी है। सबसे पहले तो चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी सीओएस। ये आपके यूके एम्प्लॉयर से मिलता है, डिजिटल होता है ये। हाँ, वो तो सुना है। उसके बिना अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर आपकी नौकरी का पूरा ब्यौरा, क्या काम है, कोड क्या है, घंटे, सैलरी वगैरह। फिर अंग्रेजी भाषा का सबूत, जैसे आईएलटीएस टेस्ट या कोई डिग्री जो अंग्रेजी में हो, CEFR लेवल B1 कम से कम। ओके, और पैसे? हाँ, सैलरी का प्रूफ तो चाहिए ही, और ये दिखाने के लिए कि आप शुरू में अपना खर्च उठा सकते हैं, बैंक में 1270 पाउंड होने चाहिए। हाँ, अगर आपका एम्प्लॉयर गारंटी दे तो शायद इसकी जरूरत ना पड़े। और भी कुछ? बिल्कुल, पासपोर्ट तो चाहिए ही जो वैध हो, टीबी टेस्ट का सर्टिफिकेट अगर भारत से जा रहे हैं, कुछ नौकरियों के लिए पुलिस क्लियरेंस भी, और वो IHS की रसीद जो 1035 पाउंड प्रति वर्ष है अब। और हाँ, वीजा एप्लीकेशन की फीस की रसीद। तो हाँ, लिस्ट है लंबी। बापे, ये तो वाकई बहुत कुछ है। और खर्चा कितना बैठ जाता होगा इन सब में, अंदाजन? देखिए, अगर एक 3 साल के स्किल्ड वर्कर वीजा का अंदाजा लगाएं तो आवेदक का खर्चा करीब 5,403 या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। 4,500 पाउंड? हाँ, इसमें वीजा एप्लीकेशन फीस 959 पाउंड, 3 साल का IHS 3,105 पाउंड, बायोमेट्रिक्स 109 पाउंड, अंग्रेजी टेस्ट 150 से 200 पाउंड, और वो मेंटेनेंस फंड 1270 पाउंड अगर स्पॉन्सर कवर ना करे तो। और ये फीस बढ़ी भी है हाल में। IHS तो 66% बढ़ा है और एप्लीकेशन फीस भी करीब 7%। मतलब लगभग 4.5 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ वीजा प्रोसेस के लिए। ये तो बहुत है। ये सारा आवेदक को ही देना होता है या कंपनी भी कुछ देती है? नहीं, ये तो सिर्फ आवेदक का खर्च बताया मैंने। कंपनी का खर्चा अलग है। उन्हें भी स्पॉन्सर लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी फीस 574 टू 1579 पाउंड्स तक होती है। फिर हर कॉस्ट इशू करने का 525 पाउंड्स, और ऊपर से इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज ISC भी है। ISC वो क्या है? वो एक तरह का टैक्स है जो कंपनी हर विदेशी कर्मचारी के लिए देती है। छोटी कंपनियों के लिए 364 पाउंड्स प्रति वर्ष और बड़ी कंपनियों के लिए 1000 पाउंड्स प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी। अच्छा, तो ये जानना जरूरी है कि कंपनी ये लाइसेंस या कॉस्ट की फीस कर्मचारी से नहीं ले सकती है ना?
ये नया नियम है शायद। हाँ, बिल्कुल सही। 31 दिसंबर 2024 से ये नियम लागू है कि लाइसेंस और कॉस्ट की फीस कंपनी ही देगी, कर्मचारी से नहीं वसूल सकती। आईएससी तो हमेशा से ही कंपनी की जिम्मेदारी रही है। तो आजकल स्पॉन्सरशिप मिलना कितना मुश्किल है, और अगर मिल जाए तो कमाई कैसी रहती है? देखिए, मुश्किल तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर ये जो सैलरी की सीमा बढ़ी है, सलाह तो यही है कि उन नौकरियों को टारगेट करें जिनकी यूके में डिमांड है। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसे नौकरी में बदलने की कोशिश करें और अपने स्किल्स जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेटा एनालिटिक्स अच्छे से दिखाएं। हाँ, और जो लोग अभी ग्रेजुएट रूट पर हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वीजा खत्म होने से पहले COS वाला जॉब ढूंढ लें। कमाई की बात करें तो अगर स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाता है तो एंट्री लेवल पर भी 42,000 से 48,000 पाउंड तक कमा सकते हैं। अनुभव के साथ 50-65,000 या उससे भी ज्यादा। वैसे यूके का औसत वेतन करीब 37,430 पाउंड मीडियन है। ठीक है, और रहने का खर्च सुना है लंदन बहुत महंगा है। हाँ, बहुत फर्क है। लंदन के सेंट्रल जोन में रहें तो महीने का खर्च आराम से 2,500 से 3,300 या ज्यादा भी जा सकता है। इसमें बड़ा हिस्सा किराए का होता है, 1,800 से 2,500। ओहो, और दूसरे शहर जैसे मैनचेस्टर? वहाँ काफी कम है। मैनचेस्टर जैसे शहर में शायद 1160 से 1,700 पाउंड में काम चल जाए। किराया भी 700 से 1,100 पाउंड के आसपास। तो अगर कोई 45,000 पाउंड्स कमा रहा है तो टैक्स वगैरह काटकर हाथ में करीब 2,500 पाउंड महीना आएगा। मतलब बजट बनाकर चलना पड़ेगा, खासकर लंदन में। बिल्कुल। आखिर में सबसे जरूरी सवाल, किन घोटालों या फ्रॉड से सावधान रहना चाहिए? आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कई तरह के फ्रॉड होते हैं। एक तो होते हैं वीजा मिल कॉलेज। ये बस पैसे लेकर एडमिशन या कैश देने का वादा करते हैं, पर असलियत कुछ और होती है। इनसे बचें। और एजेंट? हाँ, एजेंट हमेशा OISC रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एडवाइजर से ही सलाह लें। यूके में ये रेगुलेटेड होते हैं। किसी भी अनजान एजेंट पर भरोसा ना करें। और याद रखें, स्पॉन्सर आपसे लाइसेंस या कैश की फीस नहीं मांग सकता। अगर कोई मांग रहा है तो वो गलत है। सही कहा। और नौकरी के ऑफर? हाँ, ऐसे जॉब ऑफर से सावधान रहें जिनकी सैलरी न्यूनतम सीमा से कम हो। कई बार लोग झांसा देते हैं कि बाद में बढ़ जाएगी या कुछ और तरीका निकाल लेंगे। और ये जो शॉर्टेज लिस्ट होती है उसके नकली दावों पर यकीन ना करें। हमेशा ऑफिशियल इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट ISL ही चेक करें। ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 से यूके वर्क वीज़ा महंगा हो गया है, सैलरी की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, कंपनी की भी साफ जिम्मेदारियां हैं, और आवेदकों को बहुत सोच समझकर सही नौकरी ढूंढनी होगी और फ्रॉड से बचना होगा। और 22 जुलाई 2025 से नियम और सख्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही। इन बदलते नियमों के बीच अब ये सोचना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि हमारे अपने स्किल्स और अनुभव इन नई ऊंची जरूरतों से मेल खाते हैं या नहीं। यूके में करियर बनाने के लिए सही रोल और सही स्पॉन्सर चुनना अब पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये सोचने वाली बात है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पर अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।